हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 8 जनवरी 2019 और देखते हैं हम कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर की। उसके साथ उससे पहले आपको बता देते हैं कि देखो आप पीडीएफ प्लीज़ यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी पीडीएफ है यहाँ पे मैं ये अपलोड कर दूंगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, जो लास्ट टाइम में आपको रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए देखो करंट अफेयर मैंने थोड़ा सा नया मॉडिफिकेशन किया, थोड़े से चेंजेस किए। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। और देखो एक चीज़ रिक्वेस्ट और करूँगा, जो लोगों ने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, देखो मेरे लिए मोटिवेशन से ही होता है कि लोग जुड़ रहे हैं। मेरे लिए मोटिवेशन डेली सुबह उठ के ही होता है कि वीडियो बनाना है, तो किसके लिए बनाना है। ये लोग जो लोग मेरे को फॉलो करें, चाहे वो 200 हो, 400, 500, 1000 हो, 2000 हो, जितने लोग फॉलो करते हैं मैं उन सबके लिए काम करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा लोग जुड़ते जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ मैं अच्छा कर रहा हूँ कि लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, तो मुझे और अच्छा करना, कुछ और मोटिवेशन करना है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग शेयर नहीं करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ शेयर भी किया करिए, जिससे कि लोग और ज़्यादा जुड़ते जाएँ। और मेरे लिए एक मोटिवेशन बस इतना ही है कि लोग जुड़ते जाएँ मेरे से। देखो अब मैंने मॉडिफिकेशन क्या किया, अब इसकी बात कर लेते हैं। अब देखो नए तरीके से थोड़ा सा मैंने ऐड किया है। पहले हम देखो मैप पढ़ेंगे, फिर रिवीजन करेंगे। देखो अब जिनको मैप और रिवीजन नहीं करना है वो इतना टाइम स्किप कर सकते हैं, मतलब आप 8 से 9 मिनट के आगे जाके न्यूज़ पीआईबी न्यूज़ से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन होंगे, जैसे आप आपको सही लगे आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। मैप सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे, फिर पीआईबी की न्यूज़ देखेंगे, फिर द हिंदू हिंदी में देखेंगे, फिर दैनिक जागरण नेशनल एडिशन हिंदी में हम देखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम स्टेट्स देखेंगे और उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। जो स्टेट्स है, जो राज्य है, उससे जो भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये तरीका होगा। अब धीरे धीरे मैं चेंजेस कर रहा हूँ, कोशिश तो मेरी यही है दोस्तों कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए रोज़ ऐड करता जाऊँ। जो आज मैंने मतलब थोड़ा टाइम लगा मुझे, बट मैंने ये कोशिश की कि मैंने अच्छे से अच्छे आपको चीज़ें दे पाऊँ। तो वो थोड़ा लेट हो जाता है दोस्तों, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी करने के लिए। तो मैं सुबह 6-7 बजे उठ के डेली पूरा सुबह से लगा रहता हूँ। एडिटोरियल पढ़ना, एनालिसिस करना, फिर ऐड करना, फिर टाइप करना, थोड़ा सा मुश्किल होता है जल्दी करना। बट मैं मतलब ये नहीं चाहता कि मतलब जल्दी जल्दी मैं आपको कुछ भी प्रोवाइड करा दूँ, ये नहीं चाहता। इसलिए मैं क्या करता हूँ, आराम आराम से सारी चीज़ डिटेल में एनालिसिस करने के बाद ही ऐड करता हूँ। क्योंकि देखो होता क्या कि आप थोड़ा सा पढ़ के करोगे ना, तो उसमें एरर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको जो चीज़ें दें, ऐसा ना हो कि देखो एक पर्सन की गलती की वजह से कितने लोग का नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में सबसे पहले यही रहता है कि कम से कम गलतियाँ कम करनी है। ठीक है, ह्यूमन एरर हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, बट कोशिश रही रहती है हमारी कि कम हो। बात करते देखो कैस्पियन सागर की। तो अगर कैस्पियन सागर की दोस्तों हम बात करें, देखो रसिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, 5 देशों से इसका बॉर्डर लगता है। किससे नहीं लगता याद रखिए, उज्बेकिस्तान से इसका बॉर्डर नहीं लगता है। ठीक है, मैंने तरीका ये बताया था कि ट्रिक जो आप लोग बोल रहे थे, देखो देखो अगर हिंदी व्याकरण की बात करें तो हिंदी व्याकरण में जो स्वर होता है उसका पहला लेटर अ होता है, और जो व्यंजन होता है उसका पहला लेटर क होता है। उस हिसाब से देखो तो अक किसी का नाम ही लिख सकते हो कि अक, इसका मैंने नाम ही लिख दिया अक। ठीक है, अक, रुई, तुर्कमेनिस्तान ले जाओ। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी आपको ट्रिक मतलब पहले लेटर लेटर जोड़ जोड़ के आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही आपको फॉलो करना है, आप अपने हिसाब से कुछ भी फॉलो कर सकता हो। जैसे मेरे को अगर याद करना हो तो मैं ऐसे ही याद करूँगा, अक, रुई, तुर्कमेनिस्तान ले जाओ। ठीक है, उज्बेकिस्तान ये नहीं है, आपको याद रखना है। उज्बेकिस्तान देखो डबल लैंडलॉक कंट्री, आपको ये भी याद रखना है। अब लैंडलॉक कंट्री क्या होता है ये सबसे पहले बताता हूँ। लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है, सपोज करिए देखो ये कंट्री है, ठीक है, मैं जो रेड कलर से बना रहा हूँ। अब हुआ क्या कि इससे चारों तरफ से आप बाकी कंट्रियों से घिर जाओ। ठीक है, मतलब आपकी समुद्री सीमा ना लगती। समुद्री सीमा मतलब समझ रहे हैं, तो ये कैस्पियन सागर है, एक्चुअली में झील है, बट इसको सागर नाम दिया गया। तो ये सागर से कहीं जाके मिलता तो नहीं है, तो इसलिए सागर से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसको हम लैंडलॉक ही बोलते हैं। ठीक है, इसको सागर नाम दिया गया लेकिन एक्चुअल में झील है, तो आप याद रखिएगा। जो लैंडलॉक होती है, जो बीच वाला ही कंट्री है, देखो चारों तरफ से लैंड से, ज़मीन से घिरा हुआ है। ज़मीन से मतलब किसी ना किसी देश से घिरा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं लैंडलॉक। अगर इसके साथ एक और, जैसे इधर भी कंट्री एक और ऐड हो जाए, इधर एक कंट्री हो जाए, इधर एक कंट्री, इधर एक कंट्री, इधर एक कंट्री, इसके बाद समुद्री सीमा चालू हो, इसके बाद समुद्री सीमा अगर चालू होती है, तो देखो ये कंट्री कितने लैंड के पार करने के बाद जाएगी, पहला, दूसरा, तब जाकर उसको समुद्र मिलेगा। इधर अगर चलना चाहे तब इसको एक कंट्री, दो कंट्री जाने के बाद, इधर जाके दो कंट्री पार करने के बाद समुद्री सीमा मिलेगी। अब ये सिंपल से अगर मैं आपको याद रखने का तरीका बताऊं, तो देखो लैंड लॉक कंट्री की बात करें तो एक ज़मीन क्रॉस, एक देश को पार करने के बाद उसको कहा जाके समुद्री सीमा मिलेगी। मतलब वो एक तो सबसे प्री कंडीशन ये होगी कि वह ज़मीन समुद्र, जो जिस देश की हम बात करेंगे जिसको लैंड लॉक कहेंगे, उसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती होगी, पहली चीज़। दूसरा ये कि अगर मैं बोलता हूँ कि वह कंट्री लैंडलॉक है, तो लैंडलॉक का मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई देश उसके अगल बगल घिरा हुआ है, उस देश को हम क्रॉस करेंगे तब जाके हम समुद्र तक पहुँच पाएंगे। ठीक है,
आप आशा करते हो आपको समझ में आ रहा होगा। डबल लैंडलॉक का मतलब हो गया तो उसको 2 कंट्री गुजरना पड़ेगा, चाहे चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाए, ये उसका होता है डबल लैंडलॉक। मतलब एक से लॉक हो गया, दूसरे से लॉक हो गया, जब ये 2 पड़ाव पार करेंगे तब जाके आप समुद्र में पहुंचेंगे, इसका मतलब होता है डबल लैंडलॉक। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल समझ, देखो ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है। अब देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे उज्बेकिस्तान यहाँ पे, अब देखो यहाँ आपको सबसे पहले कहाँ आना पड़ेगा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद कहाँ आना पड़ेगा, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद जाके समुद्र मिलेगा उसको। अगर ये इधर से चलता तो तुर्कमेनिस्तान आता, तुर्कमेनिस्तान के बाद ईरान आता, ईरान के बाद फिर जाके कहाँ पे आता। तो मिनिमम ये रहता है कि मिनिमम 2 कंट्री होती है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, बट मिनिमम 2 कंट्री से, जिसको डबल लैंड लॉक बोलते हैं, डबल का मतलब 2 कंट्री उसको पार करके तभी आके समुद्र को वो पा पाएगा। बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो देखो अफगानिस्तान की किसी सीमा किससे किससे लगती है, ईरान से, पाकिस्तान से, इंडिया से, ठीक है, चाइना से, तजाकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से और तुर्कमेनिस्तान से। मैंने बताया टूट करके याद रखिएगा, TUT से, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, बाकी आपको ये कंट्री याद रहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब रिवीजन करते हैं। रिवीजन पार्ट में देखेंगे, देखो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, अयोध्या का नाम फैजाबाद, फैजाबाद का नाम अयोध्या, अहमदाबाद का कर्णावती, पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, केरल में है, पेरियार एक रिवर का नाम है, आप ये भी याद रखिएगा। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है, केरल में है, किस भगवान का मंदिर है, अयप्पा भगवान का मंदिर है। इसको जो बोर्ड देखता है उसको त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड देखता है। राफेल की बात करें, देखो हम फ्रांस से ले रहे हैं, 36 ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है तो इसलिए आपको ये पता भी होना चाहिए। उसके आगे बात करें अगर हम, तो देखो S-400 हम रसिया से ले रहे हैं, ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, BSNL की ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम है। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, IAS का एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई भी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शाहपुर कंडी डैम कहाँ है, रावी नदी पर और पंजाब में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखिएगा। ड्रोन के वेरिएंट की बात करें तो नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज 5 वेरिएंट है। सिम्बैक्स और अग्नि वेरियर भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। इंद्र और एवी इंद्र भारत और रसिया के बीच में होता है। वज्र प्रहार और कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच में होता है। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच में होता है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है। कोंकण 18 भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। तो ये मैं थोड़ा हो सकता है फास्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन देखो ये रिवीजन सेक्शन है, तो रिवीजन सेक्शन में हम बहुत डेली देखते हैं ना, तो इसलिए हम थोड़ा इसमें फास्ट ही चलते हैं, ठीक है ना। हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम मोदी केयर के नाम से जानते हैं, नेशनल प्रोडक्शन हेल्थ स्कीम के नाम से जानते हैं, आयुष्मान भारत के नाम से जानते हैं। इसकी जो शुरुआत की गई 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से स्टार्ट किया गया था। इसमें 10 करोड़ परिवारों को लाभ मिलता है, 10 करोड़ लोगों को 50 करोड़ लोगों को लाभ मिलता है। मतलब 10 करोड़ परिवार मतलब ये माना जाता है कि एक परिवार में 5 लोग हैं, तो 5 लोग के हिसाब से 50 करोड़ हो जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है। इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों हॉस्पिटल में आप इलाज करा सकते हो और 5 लाख रुपए तक का आपको बीमा कवरेज मिलता है। तो आप ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा ये भी आप याद रखिएगा, आपका फैमिली एंड हेल्थ के अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ। इसके जो मंत्री हैं JP नड्डा हैं, तो आप ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, पेंच और कूनो पालमपुर, ये चारों कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बात करें तो कार्बेट टाइगर रिजर्व, राजा जी और जिम कार्बेट, ये तीनों कहाँ पे, उत्तराखंड में है। और यूपी का एकमात्र जो फेमस सबसे है दुधवा नेशनल पार्क, ये याद रखिए। पश्चिम बंगाल में जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में गिर वन्य जीव अभयारण्य और बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान। ये जैविक उद्यान मैंने क्यों ऐड किया, ये रीज़न ये है कि देखो अभी बर्ड फ्लू से यहाँ पे 6 पीकॉक की डेथ हो गई थी, इस वजह से मैंने इसको ऐड किया है। तो आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा। जो लोग BPSC देंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये लोग भी आप याद रखिएगा, ठीक है। जो लोग BPSC एग्जाम दे रहे हो या बिहार PCS या बिहार कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 123 क्या है, आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी की शक्ति देता है जब क्या है, संसद नहीं चल रहा हो, ठीक है, संसद अवकाश चल रहा हो। उससे आगे बढ़ते हैं तो देखो अभी बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, जिसका जो पहले नाम हुआ करता था इंदिरा आवास योजना हुआ करता था, 2015 में इसको 2 भागों में बांट दिया गया, अर्बन और रूरल। अर्बन का मतलब होता है शहरी, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। और सरकार का जो भी मंशा है कि 2022 तक सभी को घर प्रोवाइड करा देना है, चाहे कोई भी गरीब हो, कितना भी हो, सबको घर होना चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद देखो अग्नि 4 और अग्नि 5 की बात करें तो अग्नि देखो 4 की बात करें तो देखो 3000 से 4000 तक इसकी रेंज होती है, और अग्नि 5 की 5000 से 8000 तक। जो अग्नि 4 है वो IRBM मिसाइल है, मतलब मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। प्रक्षेपास्त्र मतलब कि आप ये मिसाइल्स हैं, ठीक है, प्रक्षेपास्त्र को मिसाइल से बोलते हैं। और देखो ये अब इसकी मध्यम दूरी मतलब अपने जो भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उसके आसपास तक जाके मार कर सकता है। 3000 से 4 का, देखो कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी है लगभग 3000 है ना, 3200 के आसपास है, तो लगभग ये अपने पड़ोसी देशों तक पहुंच सकता है। ये जो आपका अग्नि 4 है। अग्नि 5 की बोले तो अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक में अंतर महाद्वीपीय है, मतलब एशिया महाद्वीप से अमेरिका महाद्वीप में जा सकता है, मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जा सकता है, यूरोप में जा सकता है, इतनी दूर दूर तक जा सकता है, क्योंकि इसकी रेंज कितनी है 5000 से 8000 किलोमीटर तक की है, ठीक है।
उसके बाद देखो अग्नि 6 की बात करें तो अग्नि 6 देखो टेस्टिंग फेज में इसकी रेंज जो हमने रखी है 8,000 से 10,000 रखी है, अंडर डेवलपमेंट है, तो आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद देखो सिख धर्म इस बार बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा, तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है इससे क्वेश्चन बनने के लिए इस बार। तो गुरु नानक देव जी पहले गुरु थे और 10वें गुरु इसके गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु नानक देव जी ने क्या किया था, सिख धर्म की स्थापना की थी और लंगर प्रथा का इन्होंने मतलब स्टार्ट किया था। उसके बाद देखो ये 3 गुरुओं ने कुछ गुरुमुखी सारे लिपिक लिखे थे, इसका जो लास्ट में संकलन किया गुरु अर्जुन देव जी ने इन तीनों का, जिनके तीनों जगह जो पुस्तकें लिखी गई उसका संकलन कर दिया था। तो इसको जो नाम दिया गया गुरु ग्रंथ साहिब दिया गया था। तो आप याद रखिए गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था, तो ये अर्जुन देव जी ने किया था, और स्वर्ण मंदिर की नींव भी रखी थी। जो स्वर्ण मंदिर है आपका, ठीक है, पंजाब में, उसकी नींव भी इन्होंने रखी थी। हरगोविंद सिंह ने क्या किया था, अकाल तख्त की स्थापना की थी। तो आप ये पॉइंट याद रखने हैं। बाकी ये दोनों लोग अगर आपने याद नहीं रखते तब भी चल आपके मतलब तेज चल जाएंगे। गुरु तेज बहादुर सिंह इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि औरंगजेब ने इनका सर कटवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने 9 वर्ष की अल्प आयु में आप गुरु की पदवी धारण की थी और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। बात करते हैं आरबीआई की। देखो आरबीआई भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा। पहली बार आरबीआई की हिस्ट्री में हुआ कि क्या उर्जित पटेल जी ने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था। तो आप ये भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं देखो आरबीआई जो बना था दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को बना था, आरबीआई एक्ट 1934 में। तो ये देखो इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन इससे बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है कि 1 अप्रैल 1935 में बना था, और किस एक्ट से बना था, तो आरबीआई एक्ट जो है आपका 1934 के तहत बना था। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा बात करें तो इसका हेडक्वार्टर शुरू में कोलकाता रखा गया था। 1937 में क्या हुआ, इसका हेडक्वार्टर चेंज करके मुंबई कर दिया गया। इसका जो गवर्नर होता है वो इसकी नीतियों का निर्धारण भी करता है, तो आप याद रखिएगा। इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों 1949 में किया गया, और भारत सरकार का पूरे स्वामित्व इस पर हो गया था। अब देखो बात करते हैं लॉन्चिंग व्हीकल के। देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे पूछे जाने के चांसेस ना के बराबर है, मतलब 100% चांसेस नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसका यूज़ हमने छोड़ ही दिया है। PSLV, GSLV और आपका GSLV Mark 3, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इससे देखो हम 1750 किलोग्राम तक वेट ले जाते हैं, और इसका जो 4 स्टेज है ये, ठीक है, 4 स्टेज में ये चलता है, मतलब 4 स्टेज में इसको हम ऊपर तक भेजते हैं। उसके बाद इसके इंजन 4 इंजन लगे होते हैं, ऐसा समझ लो आप। जो ईंधन लगे होते हैं 4 स्टेज में चलते हैं, इसमें 3 स्टेज में चलता है। तो ये भी स्टेज भी पूछ लिए जाते हैं। तो 3 स्टेज का ये है, ये 3 स्टेज का है। PSLV आपका 4 स्टेज का है, ठीक है। इसका जो लोड ले जाने की क्षमता ये 2250 किलोग्राम तक है, ये 4000 किलोग्राम तक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। बात करते हैं ब्रिक्स की, तो देखो इसका पहले नाम ब्रिक हुआ करता था, साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ था। तो 16 जून 2009 को इसका स्थापना हुई थी, उसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड होता है, तब इसका नाम ब्रिक्स हो जाता है। जिसका जो 10वां समिट हुआ था 25 से 27 जुलाई जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। इसका एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसका पहले नाम ब्रिक बैंक हुआ करता था, ब्रिक बैंक, फिर ब्रिक्स बैंक हुआ। उसके बाद इसका नाम याद रखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक आज के टाइम पे कहते हैं। असम पहला देश, मतलब पहला राज्य बना जिसने NRC अपडेट की है अपनी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये होता है कि आप इस भारत के नागरिक हैं, ये आपको प्रमाणित करता है। आगे बढ़ते हैं पाइका विद्रोह की बात करें। देखो पाइका विद्रोह 1817 में हुआ था दोस्तों। ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था जो पाइक लोगों के द्वारा किया गया था। जो इसके लीडर थे बख्शी जगबंधु थे। अब ये याद रखिएगा 1857 की जो हमारी क्रांति है उसको पहली क्रांति मानते हैं। 1857 की क्रांति को हम पहली क्रांति मानते हैं। अब ये शिफ्ट होकर 1817 में होने वाली है, तो आप ये याद रखिएगा। बोगीबिल की बात करें तो बोगीबिल देखो रेल सह सड़क पुल है, आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी भी बना है, असम में है, ये याद रखिएगा। लेकिन इसकी बॉर्डर कहाँ तक जाती है, अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं सर असम में है कि अरुणाचल प्रदेश में है, एक्चुअल में देखो ये असम में। तो आप ये याद रखिएगा ये असम में है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये आप मार्क करिएगा असम में। उसके अलावा 4.9 किलोमीटर इसकी क्या लेंथ है। देखो इसकी बॉर्डर सीमा लगती है जाके कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक। तो आप अगर दोनों ऑप्शन में है, तो अगर दोनों को कहा जाता है कि यहाँ से यहाँ तक है, तब तो आप दोनों टिक करोगे, अदरवाइज आप असम मार्क करोगे। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या रेल और सड़क पुल है। नागालैंड की बात करें, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी और हॉर्नबिल फेस्टिवल के रूप में इसको मनाते हैं, ठीक है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जिसकी चोंच बहुत ही लंबी होती है, जिसको नागालैंड के लोग क्या कहते हैं बड़ी श्रद्धा ही सम्मान से देखते हैं। तो आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा। चेनाब रिवर की बात करें 359 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है, और 324 मीटर एफएल टावर की है। तो आप याद रखिए जो पेरिस का एफएल टावर है इसकी हाइट 324 है, तो इससे 35 मीटर ऊंची ही है। यूनेस्को की बात करें, देखो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में ही है, और इसका गठन 16 नवंबर 1945 को किया गया था। इसका जो उद्देश्य और कार्य है, देखो उसका उद्देश्य का शिक्षा, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इन सारी चीज़ों को क्या करना, बढ़ावा देना है, ठीक है। न्यू होराइजन्स क्या है, न्यू होराइजन्स नासा का है, तो आप याद रखिएगा एक अंतरिक्ष शोध यान है, जिसके तहत क्या है कि ये जो प्लूटो है जो सबसे दूर का ग्रह, उसके क्या कर रहा है, उसका अध्ययन कर रहा है। इसको जो छोड़ा गया था 19 जनवरी 2006 को छोड़ा गया था। देखो हर साल साइंस टेक से क्वेश्चन जो अगर यूपीएससी का आप IAS का एग्जाम देंगे ना, अगर आप IAS का एग्जाम देंगे तो उसमें क्या है कि हर साल आपको कम से कम 12 से 14 क्वेश्चन साइंस टेक से बनने के चांसेस होते हैं, मतलब मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा मिनिमम 10 क्वेश्चन आपको साइंस टेक से आते ही आते हैं, ये पॉइंट आप याद रखिएगा।
बात करते हैं मैप की, तो देखो स्टेट ऑफ मलक्का कहाँ पे है, मलेशिया और आपका सुमात्रा इंडोनेशिया के बीच में। इंडोनेशिया का एक मतलब आइलैंड है, कौन सा, सुमात्रा द्वीप। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके नीचे ही कहाँ पे यहाँ पे आ जाता है सुंडा स्टेट, जिसको सुंडा स्टेट यहाँ पे, ये देखो जावा और सुमात्रा के बीच में है। तो याद रखिएगा जावा सुमात्रा के बीच सुंडा स्टेट है यहाँ पे, और इधर जावा सागर है, और इधर इंडियन ओशियन है। देखो इंडियन ओशियन इधर है, यहाँ जावा सागर है। तो आप ये पॉइंट भी देखते रहिएगा। अब देखो पीआईबी न्यूज़ में देखते हो, तो पीआईबी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा तो नहीं था। आपको पता है कि अभी भारत ने क्या किया, चाबहार पोर्ट बनाया। चाबहार पोर्ट देखो 2 पोर्ट से मिलकर बना हुआ है, शहीद कलांतरी और शहीद बेहिश्ती। तो शहीद बेहिश्ती को क्या किया गया है कि भारत को इसको सौंप दिया गया ईरान के द्वारा, और भारत इसका संचालन चालू कर देगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और देखो 3 देशों को इससे फ़ायदा होने वाला है, भारत, ईरान और अफगानिस्तान। कैसे, वो मैप में देखते हैं। देखो मगर हमें मुंबई से कोई सामान, अगर मतलब मुंबई मतलब पोर्ट से अगर हमें कोई, क्या कांडला से हमें कहीं से भी सामान भेजना है अफगानिस्तान, तो हमारे पास रास्ता क्या बनता है, पाकिस्तान से जा सकते हैं, नहीं जा सकते। ये वाला एरिया पीओके जिसको बोलते हैं, पाकिस्तान ने पहले से ऑक्यूपाई कर रखा है। तो ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। हमारे लिए बचता क्या है, चाबहार। तो हम कहाँ, हम चाबहार जाएंगे, चाबहार से फिर अफगानिस्तान तक ले चले जाएंगे। तो हमें कुछ भी, चाहे ईरान भेजना हो चाहे अफगानिस्तान भेजना हो, हमारे पास यही रास्ता बचता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें देखते हैं हम डिटेल्स में। अब देखो देखो अब दोस्तों आपको ना मेजर सिटीज़ भी देखनी है, किसी जो कंट्री ना टाइम लाइन में रहता है। देखो अभी पिछली बार जो 2018 का अगर यूपीएससी एग्जाम देखोगे, तो मज़ार शरीफ पूछ दिया था, मज़ार शरीफ किस कंट्री में है, ठीक है। तो ये पूछ दिया था। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि देखो जो जो इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट कैपिटल याद रखो आप। कैपिटल याद रखोगे ना, तब भी आपका क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखो ये किन किन जो अफगानिस्तान किन किन सिटीज़ से जोड़ता है, हेरात, ठीक है, डेलाराम, कंधार, जारांज, काबुल, मजार शरीफ। देखो इतनी जगहों को ये क्या करता है, इनडायरेक्टली जोड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो इसके अलावा भी 3-4 आपको पोर्ट याद रखना है। कांडला कहाँ पे है, गुजरात में याद रखना है। ग्वादर पाकिस्तान में है। चाबहार ईरान में है। बंदर अब्बास भी कहाँ पे, ईरान में है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये देखो चाबहार किसके पास है, गल्फ़ ऑफ ओमान के पास है। तो आपको ये भी याद रखना है, गल्फ़ ऑफ ओमान के पास क्या है, चाबहार है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और हो जाता है। तो आप ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रीलिम्स में न्यूज़ देख लेते हैं। तो देखो मैंने सबसे पहले द हिंदू की न्यूज़ ऐड की है। तो अभी पता है कि देखो 10% का आरक्षण दे दिया गया है कि इनको जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए दे दिया गया, और 8 लाख से उनकी इनकम कम होनी चाहिए, 5 एकड़ से कम भूमि होनी चाहिए, ऐसे ऐसे कंडीशन दिए गए। तो अभी क्या है कि देखो अभी टोटल आरक्षण कितना होता था, 49.5% होता था, अब ये बढ़ के 59.5 हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1992 में भी कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट देती है, वो आगे चल के हम देखेंगे। अगर अभी की बात करें तो देखो ओबीसी को दिया जाता है 27% और 22.5 दिया जाता है अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो अभी आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में ही भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस जिसका 1006वां संस्करण था वो संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे वहाँ पे। तो अब एक टाइम कैप्सूल रखा गया ज़मीन के अंदर 9 फीट के अंदर, ज़मीन के अंदर 9 फीट गाड़ा गया, जिसमें क्या है कि अभी इस टाइम के 60 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को उसमें मतलब अंदर रखा गया, इसको दफनाया कह सकते हो आप, बट रखा गया, ठीक है। जब इसको खोला जाएगा तो इसको 3 जनवरी 2119 मतलब आज से 100 साल बाद इसको खोला जाएगा, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो टाइम कैप्सूल कहाँ पे दफनाया गया है, तो आप याद रखिएगा कहाँ मतलब रखा गया है, दफनाया गया, जो भी आपको सही वर्ड यूज हो। उसके बाद बात करते हैं नॉर्वे के प्रधानमंत्री एरेना सोलबर्ग अभी 3 दिन की यात्रा पर भारत पे आई है। अब देखो बहुत मैंने बता दिया, कोई भी विदेश मंत्री आता है, रक्षा मंत्री आता है, प्रधानमंत्री आता है, उपराष्ट्रपति आता है, कोई भी जाता है या आता है, दोनों का मतलब एक ही सिंपल सा होता है कि राजनीतिक महत्व से आते हैं, आर्थिक महत्व से आते हैं, ठीक है। एक दूसरे को क्या अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए आते हैं, सांस्कृतिक महत्व से आते हैं, पर्यटन के महत्व से आते हैं, इन सारी चीज़ों के महत्व के कारण ही आते हैं। अब देखो नॉर्वे देख लेते हैं कहाँ पे है, स्कैंडिनेवियन कंट्री भी इसको बोलते हैं। तो देखो नॉर्वे यहाँ पे है। अब देखो नॉर्वे की बॉर्डर किससे किससे लगती है, तो आप याद रखिए स्वीडन से लगती है, फिनलैंड से लगती है और रसिया से लगती है। तीन देशों से लगती है नॉर्वे की बॉर्डर, ठीक है। नॉर्वे ये कंट्री है। बाकी यहाँ पे देखो ब्रिटेन जिसको इंग्लैंड बोलते हैं ये पे है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, इसलिए मैंने मैप ऐड किया। देखो मैप से क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखो ऑस्ट्रेलिया को हरा के भारत ने फाइनल जीत लिया। तो न्यूज़ ऐसे देखो यूपीएससी में पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं, बट ये थोड़ा 71 साल बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, तो ये बड़ी जीत है। तो ये आप याद रखिएगा। चेतेश्वर पुजारा को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज़ दोनों मिला था इस मैच में। आपके लिए अगर आप एसएससी वगैरह एग्जाम देते हो तो ये पूछे जाने के चांसेस हो जाते हैं, पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें पूछे जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो 71 साल बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। तो आपको याद रखिए 2-1 से सीरीज़ जीती थी। तो याद रखिए 4 मैच की सीरीज़ थी जिसमें एक ड्रॉ हो गया और 2-1 से जीत गई है।
तो ठीक है, अब बात करते हैं अंडमान निकोबार में। देखो पाबुक चक्रवात आया, तो आप अंडमान निकोबार को देखते रहिएगा, ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सेंटिनल द्वीप की बात करें तो सेंटिनल द्वीप हाल ही में चर्चा में था, तो सेंटिनल द्वीप ये रहा आपका, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर के जस्ट इधर में है। अब वो कितनी डिग्री चैनल से अलग करता है, देखो हम ये एक बार देख लेते हैं। इसमें अच्छा एक चीज़ और है, देखो ऑरेंज अलर्ट जारी किया। तो ऑरेंज अलर्ट क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि लोगों को तैयार रहना चाहिए कि मौसम क्या है, अत्यंत खराब हो सकता है। और लाओस ने इसका नाम पाबुक दिया था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मछली पाई जाती है जिसका नाम क्या है, पाबुक है। तो आप ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा, ठीक है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इसके बारे में। दो 10 डिग्री चैनल को, 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो पोर्ट ब्लेयर को आप याद रखिएगा, को कार निकोबार से अलग करता है। तो ये 10 डिग्री चैनल पूछ लिया जाता है कि कहाँ किसके किसके बीच में है, ठीक है। बाकी इसके बारे में स्टैटिक्स यहाँ पे है, जिसका मतलब इसका फॉर्मेशन हुआ 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, बे ऑफ बंगाल में बसा हुआ है। पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी भी पोर्ट ब्लेयर है। बाकी अब कुछ भी आते तो रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया। फिलीपींस में बताया क्रिसमस के बाद क्या हुआ, चक्रवात तूफान आया उस्मान, उस्मान नाम दिया गया। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। तो आप याद रखिएगा इसकी राजधानी क्या है, मनीला। पहले देखो इसके आसपास क्या आपको चीज़ें देखनी, फिलीपींस सी कहाँ पे है, साउथ चाइना सी कहाँ पे है, सुलू सी कहाँ पे है, सेलेबस सी कहाँ पे है, तो आपको ये देखना है, ठीक है। मलेशिया और देखो फिलीपींस के बीच में सुलू सी है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके आसपास के सी जो छोटे छोटे सी होते हैं वो देखना, उससे देखो क्वेश्चन बनने के चांसेस आपसे ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जूम व्यू देख लेते हैं। देखो ये है फिलीपींस, अब देखो सेलेबस सी यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे आपका सुलू सी है। सुलू सी मलेशिया और आपका फिलीपींस के बीच में, मैंने आपको बता दिया। देखो थोड़ा सा जूम व्यू देखा करो, ठीक है, और कोशिश किया करो देखो एकदम डीप में पढ़ने के लिए, क्योंकि मैप अगर आप डीप में पढ़ते हो तो आपको कन्फ्यूजन क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो आपको क्या करना है, कन्फ्यूजन से बचना है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा, आपकी ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा एग्जाम के टाइम पे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तब आपको चीज़ें याद आएंगी, अरे हाँ मैंने शुरू से ही पढ़ा था, कहाँ पे, यहाँ फिलीपींस में और कहाँ पे, मलेशिया के बीच बगल में। तो ये आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। ये देखो हमने न्यूज़ में पहले ही देख लिया। देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया, उसको एक बार देख लेते हैं क्या है ये बिल, आपको ये पता होना चाहिए। देखो अभी तक क्या था कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 का है, ठीक है, 1955 का जो आपका नागरिकता अधिनियम है, सिटीजनशिप बिल है, उस सिटीजनशिप एक्ट है, उसमें क्या है कि अभी तक क्या था कि 12 साल तक अगर आप इंडिया में आके रहते हो, ठीक है, अगर आप अफगानिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, पाकिस्तान के हो, सिख हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो और ईसाई हो, अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय हो, अगर आके इंडिया में रहते हो तो आपको 12 साल बाद भारत की नागरिकता दी जाएगी, आपके पास डॉक्यूमेंट हो चाहे ना हो, ठीक है। अभी क्या किया, इसको घटा के कितना किया जा रहा है, 6 वर्ष। तो इस पर क्या हो रहा है, असम के लोग बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा लोग जाके कहाँ बसते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के लोग जाके असम में बसते हैं। तो अभी आपको पता है एनआरसी चल रहा है, अगर ऐसा हुआ तो जितने लोग क्या है, असम में अभी एनआरसी चल रहा है आपको पता है, तो जितने लोग असम में जाके बसे हुए हैं पिछले 30 साल से रह रहे, सबको नागरिकता मिल जाएगी। तो असम के लिए एक समस्या है, तो असम इस बिल का भी बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा है, ठीक है। तो मैंने सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता दिए। बाकी देखो ये आपके लिए प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पेज है दोस्तों, कोई बताता नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप अगर विश्वास नहीं होगा 2017 का पेपर उठा के देखिएगा, 10 की वृद्धि दर पूछा है, तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या रही है पिछले 5 सालों का, 6 सालों का। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि घटी है। देखो क्वेश्चन यूपीएससी कैसे बनता है, सीधे पूछ लेगा कि हमारे पिछले दशक में हमारी जीडीपी बढ़ी है लगातार, जीडीपी हमारी घटी है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आपको पता ही नहीं चलता कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है कि हमारी जीडीपी घट रही है, ठीक है। तो हमारी ग्रोथ रेट दर क्या रही, बढ़ रही है कि घटी है, हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है घट रहा है। ये सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में दिए जाते हैं, लेकिन हमें कुछ आइडिया ही नहीं होता कि कहाँ क्या इंपॉर्टेंट हमें समझ में नहीं आता। देखो एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके हमारी जो वृद्धि दर रही है, जीडीपी वृद्धि दर, आपको याद रखिएगा कि देखो धीरे धीरे कितना बढ़ते हुए, देखो 12 में बढ़ी है, 13 में बढ़ी है, 14 में बढ़ी है, 15 में बढ़ी है, लेकिन 16 में नोटबंदी हुआ, उसके बाद से घट गई। 16 और 17 क्या है, 16 17 और 17 18 ये घटी है। तो याद रखिएगा आप यहाँ से घट गई है, तो आप ये टाइम लाइन याद रखिए कहाँ से घटी है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चाबहार पोर्ट के बारे में हमने देखो पढ़ लिया, और ठीक है ये भी हमने पढ़ लिया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नॉर्वे के पीएम हेनरा सोलबर्स, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी देखो इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, देखो आपको एक गवर्नर याद रखना है और डांस याद रखना है भी, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं भी धीरे धीरे ऐड करूँगा इसमें। तो बाकी ये आपको ये अगर कैपिटल याद है तो अच्छी चीज़ें याद होना चाहिए मेरे हिसाब से, स्टेट और कैपिटल तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। अगर आपको सीएम याद नहीं है तो सीएम पूछे जाने के चांसेस कम है, जब स्टेट का एग्जाम कोई देंगे उसमें पूछे जाने के चांसेस हो जाते हैं। और गवर्नमेंट कहाँ का ये मतलब इतना भी पूछे जाने के चांसेस नहीं होता। लैंग्वेज में आप याद रखिएगा जो मतलब आपको नहीं लगता है कि जो हिंदी के अलावा जो है आप वो याद रखिए ना, हिंदी तो आप आराम से बता दोगे। जैसे वेस्ट बंगाल की बंगाली है, पंजाब की पंजाबी है, गुजरात की गुजराती है,
और ठीक है, जम्मू कश्मीर की उर्दू है। इतना याद रखो, बाकी तो बाकी का क्या है, हिंदी है। तो आपको हिंदी रटने की जरूरत थोड़ी है। आपको अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में आपको ये रटने हैं जो अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपको वो याद रखने की जिसमें ज़रूरत है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो गल्फ ऑफ मन्नार पाकवे, ये देखो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। जाफना नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है। मैत्रीपाल सिरिसेन इसके राष्ट्रपति हैं। पीएम रानिल विक्रमसिंघे है। कोई आज स्टेट रिवीजन कर लेते हैं, तेलंगाना ले लेते हैं। देखो तेलंगाना की जो तेलंगाना किन किन राज्यों से लगता है, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश से, उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ से, उसके साथ साथ आपका बस ठीक है, चार चार से ही लगता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो आप इंग्लिश का मैप लोग यूज़ करते होंगे ना, अगर मैं घर में चिपकाया होगा आप देखिएगा एक चीज़, ठीक है। इसमें एक मिस्टेक्स है, उड़ीसा का बॉर्डर तेलंगाना से दिखा दिया गया, जबकि उड़ीसा का बार तेलंगाना से नहीं लगता। जितने जिनके पास इंग्लिश का मैप होगा प्लीज़ उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 90 मतलब जितने मैंने आपके अभी तक इंग्लिश के मैप देखे हैं सब में, मतलब 100% मैंने जितने भी मैप देखे अभी तक इंग्लिश के, सब में ये मिस्टेक दी हुई है। तो आप प्लीज़ इसको अपडेट कर लीजिएगा कि तेलंगाना का बॉर्डर उड़ीसा से नहीं लगता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा से नहीं लगता। आई रिपीट, उड़ीसा से बॉर्डर नहीं लगता है, ठीक है। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपको महाराष्ट्र से, ठीक है, अगर आपको महाराष्ट्र से पंजाब जाना हो तो आपको कितने राज्यों से होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको महाराष्ट्र से पंजाब जाना है, आपको कितने राज्यों से होकर जाना पड़ेगा, और इन दोनों के राज्यों को मिनिमम कितने राज्यों से होकर मतलब जाना पड़ेगा, आप याद रखिएगा। आपको महाराष्ट्र से पंजाब जाना है, आपको कितने राज्यों से गुजरोगे, और आपको महाराष्ट्र को भी काउंट करना है और पंजाब को काउंट करना है। एक बार वीडियो पॉज करिए, अपना आंसर सोच लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो आशा करता हूँ आपने वीडियो पॉज करके दोस्तों आपने सोच लिया होगा कोई कितने राज्यों जाना पड़ता है। अब देखिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, तो अगर हम देखेंगे तो देखो ये रहा महाराष्ट्र। अब मिनिमम मैंने बोला था मिनिमम राज्यों से जाना, तो मिनिमम राज्यों के लिए आप क्या कर सकते हो इसमें सोच सकते हो, ठीक है। अब मिनिमम में बात करें, देखो महाराष्ट्र से हम कहाँ जाएंगे, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से आप यहाँ से निकल जाओगे पंजाब, ठीक है। तो आप देखोगे तो 1 2 3 4, आपको मिनिमम 4 राज्यों से जाना पड़ेगा, ठीक है। 4 राज्यों से होकर जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे कि पहले एमपी चलते हैं, एमपी से यूपी बढ़ा, यूपी होके फिर धीरे से इधर निकल आते हैं। लेकिन आप देखोगे तो इसमें सब हर जगह से स्टेट बढ़ जाएगा। चाहे आप हिमाचल जाओगे तब भी बढ़ जाएगा, 5 हो जाएगा, हरियाणा जाओगे तब भी 5 हो जाएगा, कहीं से भी जाओगे बढ़ जाएगा। तो आपको देखो ये मैप तरीका है। जैसे मैं डेली रिवीजन कर रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि आपने यहाँ पे देख लिया तो आपको आ गया, नहीं। जब आप रात को खाने बैठ रहे हो, सोने बैठ रहे हो, या कहीं पार्क में बैठे हो, तब आप याद करो कि ये मैप में किस, जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र से किसकी किसकी बॉर्डर लगती है, उसके बोले एमपी किससे किससे बॉर्डर लगता है। अगर वहाँ पे आपको अगर रिकॉल करके आप यहाँ तक पहुँच पा रहे हो, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। आप ये मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। कोई कुछ भी कहे आप विश्वास रखिएगा खुद पे, ठीक है। बहुत सारे आपको देखो दुनिया में बहुत ही कम लोग मिलते हैं जो आपका भला चाहते हैं। एक आपके माँ बाप, ठीक है, आपके भाई बहन, इनके अलावा बहुत ही रिलेटिव्स तक मतलब लोग ऐसी नेगेटिव चीज़ें कहते हैं कि आप डूब जाओ, गिराने की बहुत ज़्यादा रिलेटिव तक के लोग कोशिश करते हैं। तो आप याद रखिए कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही कम लोग होंगे जो आपको बढ़ते हुए देखना पसंद करेंगे, वरना गिरते हुए लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। गिरते हुए लोग चाहते हैं कि गिर जाएं। तो आप याद रखिएगा कि आपके बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो आपको बढ़ते हुए देखना चाहेंगे। तो ये याद रखिएगा, अगर आप ऐसा कर पा रहे हो, मैप में रियलाइज़ कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है। दुनिया में कोई कुछ भी कह रहे हो उस पर विश्वास नहीं करिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। और एक चीज़ और कहूँगा, रिवीजन सेक्शन के लिए बहुत सारे कमेंट आए मुझे कि सर रिवीजन सेक्शन को भी चेंज करते रहा करिए, एक ही चीज़ देख देख के बोरिंग सा हो जाता है, ठीक है। मैं थोड़ा इधर उधर करता रहूँगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, क्योंकि देखो अभी मैंने दिसंबर की बहुत सारी चीज़ें उसमें है, मुझे लग रहा है कि मुझे इसमें ऐड करना है अभी, तो मुझे ऐड कर दूँगा, 1-2 दिन में मैं इसको ऐड कर दूँगा। तो थोड़ा हल्का हल्का चेंज होता रहेगा। मुझे भी पता है कि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना थोड़ा टफ होता है, बट एक तैयारी ऐसी है दोस्तों जिसमें आपकी क्या होना है, एक तो आपका पेशेंस चेक होना है कि आपके पास कितना धैर्य है, और आप बिना थके, बिना हारे, बिना आपकी एनर्जी लूज़ किए, ठीक है, बिना बोर हुए, अगर आप बोर तो होंगे, ऐसा एग्जाम है कि आपसे बोर होना है, बट आपको ये मानना है कि मैं बोर नहीं हुआ, आपको लड़ते रहना है। सफलता तब देखो, जब तक सफल नहीं होना तब तक आपको लड़ते रहना है। आप ये याद रखिएगा, जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक आपको लड़ते रहना है। मैं आपके साथ जहाँ तक मेरे से बन पड़ेगा मैं सारा साथ दूंगा आप लोग को, ठीक है। बट ये है कि हार नहीं मानना। देखो लास्ट में सारे लोग जीता है। आप सिंपल से एग्जांपल, आप हमने बचपन से एक कहानी हम पढ़ते आते हैं, खरगोश और कछुए की। खरगोश तेज़ी से बढ़ता है, मतलब रुक जाता है, लेकिन कछुआ क्या धीरे 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 धीरे। हो सकता है किसी को, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 1 साल में सफलता मिल जाती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो 3 साल में सफलता मिलती है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 6 साल से 8 साल में सफलता मिलती है।
अब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे हो, ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा आप यहाँ पे हो, मैं ये भी नहीं कह रहा आप यहाँ पे हो, लेकिन आपको अपने आप को इम्प्रूव करते रहना। अगर आज आपने कुछ अपने आप में इम्प्रूव नहीं किया तो आप पीछे जा रहे हो। थोड़ा सा इंप्रूव हो, लेकिन होना चाहिए, आपके अंदर इंप्रूव होना चाहिए, आपको आगे बढ़ते रहना है। बस मेरी भगवान से ये दुआ है कि जो आप लाइफ में चाहते हैं वो आपको जरूर मिले, ठीक है। तो देखो जो लोगों ने चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर भी किया करिए, क्योंकि लोग जुड़ते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं और अच्छे वीडियो बनाऊँ और अच्छे कंटेंट करूँ। आप अगर जो लोग ये वीडियो दो महीने पहले से देख रहे होंगे, उनको पता चल रहा होगा देखो 2 महीने पहले कैसा था वीडियो आता था, अब कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। तो मैंने कोशिश की है दोस्तों, मैं आप लोग के लिए समय देता हूँ, बहुत ही मतलब मुश्किल होता है मेरे लिए समय निकालना, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे पाऊँ, ठीक है। प्लीज़ बेल आइकन को यहाँ प्रेस कर दीजिएगा और मेरा व्हाट्सअप नंबर इस पर हाई लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको PDF वगैरह जो भी रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ रहेगा या वीडियो की लिंक रहेगी मैं यहाँ पे भेज दिया करूँगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।